मिल जाएगी। चैनल अपना सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पर हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं अभी, फोर्स जो है मैंने एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ा रखा है और उसके वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ जो फोर्स मैं आपको ले रहा हूँ ये फाउंडेशन लेवल का ले रहा हूँ, क्लास 9 के हिसाब से, क्लास 9 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स जो है किस में पढ़ते हो आप, किस कैटेगरी में आता है फिजिक्स में, वो है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर आता है ये। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है, फोर्स और उस फोर्स का क्या इफेक्ट हो रहा है, इसकी जो स्टडी करते हैं उसको मैकेनिक्स बोला जाता है। ठीक है, मैकेनिक्स को आगे जो है दो पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स को आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स, और जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है स्टैटिक्स और सेकंड पार्ट को बोला जाता है डायनेमिक्स। स्टडी क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो मैकेनिक्स हुआ। मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स और उनके इफेक्ट्स की जो स्टडी की जाती है उसको दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ओके, नाउ देन मैकेनिक्स विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड डायनामिक्स। नाउ व्हाट इज स्टैटिक्स? ठीक है, स्टैटिक्स बताते हैं आपको। पहले स्टैटिक्स क्या होता है? ठीक है, नाउ व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स में क्या आता है? व्हेन व्हेन अ बॉडी remains when a body remains in rest। ठीक है, ड्यू टू, या अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, when the body remains in rest under the action of फोर्सेस। यानी कोई बॉडी है, उस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उन फोर्सेस के एक्ट होने पर भी जो बॉडी है वो किस में है? रेस्ट में। तो उसकी जो स्टडी कहलाएगी। देखो, स्टडी तो क्या करनी है आपको? फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, फोर्स और उसके इफेक्ट की स्टडी करनी है। तो आपने फोर्स अप्लाई करा और बॉडी किस में रह रही है? रेस्ट में। तो और फिर आप उसकी स्टडी कर रहे हो तो उसको बोला जाता है स्टैटिक्स। ठीक है, उस स्टडी को क्या बोलेंगे अपन? स्टैटिक्स। ऐसे ही जैसे इसमें तो फोर्स में फोर्स लग रहा था तो बॉडी किस में थी? रेस्ट में थी। डायनेमिक्स में क्या होता है? व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, बॉडी किस में हो? मोशन में हो, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इफ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, इफ द बॉडी इज इन मोशन, देन वी स्टडी फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन दैट बॉडी, देन दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स जो है वो दो टाइप्स की आ जाती है आगे। डायनेमिक्स जो होती है उसके भी दो टाइप्स हो जाते हैं। दो टाइप्स क्या क्या हो जाते हैं डायनेमिक्स के? पहला होता है आपका काइनेमेटिक्स। पहला पार्ट कहलाता है काइनेमेटिक्स, और दूसरा जो बी पार्ट है वो कहलाता है काइनेटिक्स। बी पार्ट क्या कहलाता है? काइनेटिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है? तो देखो, काइनेमेटिक्स क्या आता है? व्हेन अ कॉज ऑफ मोशन इज अननोन। ठीक है, जब कॉज ऑफ मोशन हमको नॉन नहीं है। ठीक है, व्हेन कॉज ऑफ मोशन क्या होगा? कॉज ऑफ मोशन होगा फोर्स। किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो मोशन में आ जाएगी बॉडी। पर यहाँ पर क्या बात आ रही है? व्हेन कॉज ऑफ मोशन इज अननोन। हमें कॉज ऑफ मोशन से मतलब नहीं है कि मोशन किस कारण से हो रहा है ना, और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, मोशन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको तो बोला जाता है काइनेमेटिक्स। और इसी तरह से व्हेन कॉज ऑफ मोशन व्हेन कॉज ऑफ मोशन इज नॉन,
ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको बात करूँ इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालो, फाइनल वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, टाइम कितना ले रही है वो फाइंड आउट करो। तो ये सब आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो ये कहलाएगा काइनेमेटिक्स। और बॉडी किसमें, मोशन में, है ना। इस केस में क्या होगा, व्हेन कॉज ऑफ मोशन इज नोन, कॉज ऑफ मोशन मतलब होता है फोर्स। तो इस केस में आप फोर्स की स्टडी करोगे, वर्क, एनर्जी, ये पावर, ये सब आप फाइंड आउट करते तो ये सब कहलाता है काइनेटिक्स। ठीक है, तो वापस से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। मैकेनिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, मैकेनिक्स कहलाता है। मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइडेड करते हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में। स्टैटिक्स में क्या होता है, बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी रेस्ट में रहती है, तब अपन उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको बोला जाता है, यानी इसकी स्टडी मतलब उस पर लगने वाले फोर्सेस की और उसके इफेक्ट की स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है, बॉडी मोशन में होती है, मोशन में होती है और तब अपन स्टडी करते हैं फोर्स एंड इट्स इफेक्ट की, तो उसको बोला जाता है डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स दो टाइप की होती है, एक होती है काइनेमेटिक्स और दूसरी होती है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, जिसमें कॉज ऑफ मोशन अननोन होता है, या ये कहते हैं कि कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करते अपन, मोशन की स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई स्टोन को आपने ऊपर की तरफ थ्रो करा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी वो अचीव करेगा, ये सब आप अगर स्टडी करते हो तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपके काइनेटिक्स के, काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाएगा। वहीं पर ही अगर आप कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हो, कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स, फोर्स हो गया, फोर्स की वजह से वर्क होगा, एनर्जी होगी, पावर होगी, ठीक है, इस तरीके की आप स्टडी करते हो जिसको बोलते हैं काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मैकेनिक्स की। अब आगे देखते हैं, अब देखो इसमें बार बार एक चीज आ रही है जिसको बोल रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं फोर्स की एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज, इट इज एन, इट इज एन, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट which which causes change of state, which causes change of state of a body। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कॉजेज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ बॉडी। अब चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब हुआ इसमें, तो चेंज ऑफ स्टेट, तो स्टेट जो होती है मैकेनिक्स में दो स्टेट होती है, दो स्टेट कौन सी होती है, एक तो रेस्ट की स्टेट हो गई और दूसरी क्या हो गई, मोशन की। ठीक है, मोशन में भी यहाँ पर हम ले लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्सटर्नल एजेंट विच कॉजेज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ बॉडी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट से उसको अगर आपको मोशन में लेके आना है, समझ रहे बात को, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट से उसको किस में लेना है, आपको मोशन में लेके आना है। तो मोशन में लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा, और उस एक्सटर्नल एजेंट को अपन क्या बोलेंगे, दैट एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड फोर्स। सिमिलरली आप देखो कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, मान लो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, या वैसे भी अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, आपको उसको रोकना है, तो रोकने के लिए या उसकी स्पीड को कम करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप फोर्स अप्लाई करोगे, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाओगे। तो चेंज इन स्टेट का मतलब यही होता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आओ, और कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में आपको लाना है। ठीक है, तो आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, उस एक्सटर्नल एजेंट को अपन क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। वही बी पॉइंट की आप अपन बात करते हैं, तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन्स, न्यूटन सेकंड लॉ, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से क्या होता है, द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी, ध्यान रखना एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो है ये डेल्टा जो बता रखा है वो चेंज के लिए बता रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ये आपका कहलाता है न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ का अपन सॉल्व करते हैं तो एक फॉर्मूला आपको मिलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट। तो फोर्स की एसआई यूनिट निकालोगे आप, तो फोर्स की एसआई यूनिट इज इक्वल टू मास की क्या होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो होती है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये न्यूटन आ जाएगा, तो ये न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही अगर सीजीएस यूनिट की बात करी जाए कि भाई सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स देखो, सीजीएस यूनिट मतलब सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो किलोग्राम की जगह तो यहाँ पर ग्राम लेते हैं, मीटर की जगह सेंटीमीटर लेते हैं, और सेकंड की जगह सेंटीमीटर ही लिया जाता है। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट होती है किसकी, फोर्स की। और 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, इसको अपन बोलते हैं डाइन, DYNE। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइन बोलते हैं। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, डाइन होती है। आ रहा है समझ में यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, और बेसिक से सीधे सीधे धीरे धीरे अपन जो है मेन टॉपिक्स की तरफ आ जाएंगे। तो ये आपको लर्न करना है, सब अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं अपन, डी पॉइंट ले लेते हैं इसका। डी पॉइंट है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है ये, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि ये बॉक्स है, किस तरह का बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, और इस बॉक्स पर आप फोर्स लगा रहे हो F इजिकल टू 4 न्यूटन का, F इजिकल टू 4 न्यूटन का। तो अब ये F इजिकल टू 4 न्यूटन का फोर्स जब आप लगाओगे, तो ये जो बॉक्स है किस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली ये बॉक्स जो है ये राइट साइड में शिफ्ट होगा। क्यों राइट साइड में शिफ्ट होगा, क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो लेफ्ट से राइट की तरफ ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कहेंगे कि 4 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स एक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही बोला जाएगा, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये है कि भाई हम इसको डायरेक्शन भी आपको शो करनी पड़ेगी। तो F इजिकल टू क्या लिखेंगे, 4 न्यूटन, और इस तरह का एरो लगा दो, यानी ये लेफ्ट साइड से राइट साइड आ रहा है। तो फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आगे एक और पॉइंट अपन इससे रिलेटेड देखते हैं, जिसको ई पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है बात। फोर्स की डेफिनेशन अपन ने देख ली, न्यूटन सेकंड लॉ से F इजिकल टू ए में होता है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, सिस्टम ऑफ फोर्स है। देखो भाई, इसके फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे हम, तो इसलिए आपको अच्छे से लर्न करना है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि भाई सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है। सिस्टम ऑफ फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ लगना। ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली, देन, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, देन दे आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो किसी भी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स जब लगते हैं एक साथ, तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। क्या बोला जाएगा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो हैं ये कितने टाइप के होते हैं ये अपन देखते हैं।
तो जो पॉइंट अपना चल रहा है, पॉइंट कौन सा चल रहा है देखें एक बार, ई पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। ई पॉइंट में ही अब ई पॉइंट को ही आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, और इसमें हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस में देखो आप कितने टाइप का होता है। तो सिस्टम ऑफ फोर्स तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी बॉडी पर एक ही समय में एक से ज्यादा जब फोर्स लगते हैं तो उनको बोला जाता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप के होते हैं ये, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट जो टाइप, दो टाइप के होते हैं ये, ठीक है। फर्स्ट टाइप है कोप्लेनर, कोप्लेनर कॉनकरेंट, कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो कोप्लेनर मतलब होता है एक ही प्लेन में, कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पर। जैसे कि अपन एक प्लेन बना लेते हैं, देखो आप यहाँ पर, मैं जैसे आप ये स्क्रीन ही मान लो, ये स्क्रीन एक प्लेन है क्या नहीं। तो ये प्लेन आपने बना लिया, ये स्क्रीन को मान लो एक प्लेन है ये स्क्रीन, तो ये आपने एक प्लेन बना लिया। ये आपका जो बोर्ड होता है वो, ठीक है। अब इसमें मान लो एक पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया अपन ने। अब इस पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। देखो एक फोर्स मान लो ये एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, एक और फोर्स एक्ट कर रहा है ना, फिर ये एक और फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फोर्सेस अपन कर देते हैं, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, F3 हो गया, ये F4 हो गया, और ये F5 हो गया। तो ये नंबर ऑफ फोर्सेस जो है, और सारे वेक्टर है, तो वेक्टर के ऊपर क्या करते हैं, इस तरह का एरो लगा, ये एरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, को प्लेनर कॉन करंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। को प्लेनर मतलब होता है एक ही प्लेन में। तो ये देखो ये प्लेन आपको दिख रहा है, जैसे मैं अगर इसको ऐसे कर दूं कि ये एक्स एक्सिस है आपकी, और ये वाली वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन बन गया आपका। इतनी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन बन गया। तो आप देखो ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4 F5, ये सारे के सारे किस प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। कौन करंट मतलब होता है एक ही पॉइंट पर। तो देखो ये एक पॉइंट है यहाँ पर, इसी पॉइंट, ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कर लेता हूँ मैं पॉइंट ए। तो आप देखो सारे के सारे जो फोर्सेस है वो एक ही पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह का अगर कोई सिस्टम ऑफ फोर्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसी तरह से अपन सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट, ठीक है। कोप्लेनर कॉनकरेंट नॉन कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स, ओके, सिस्टम ऑफ फोर्स, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट। तो वापस से देखो मैं प्लेन बना के बताता हूँ आपको। जैसे हमने ये एक प्लेन बनाया इस तरह से, एक प्लेन बना लेते हैं इसी तरीके का, ठीक है। इस प्लेन को भी ऐसे ही कर लेते हैं अपन, है ना। इसमें ऐसा करते हैं, ये एक्सिस जो हो गई आपकी, ये वाई एक्सिस हो गई, और इसको हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस। तो देखो ये जो प्लेन बना है, कैसा प्लेन बन गया, एक्स वाई प्लेन बन गया। अब इस एक्स वाई प्लेन में अब देखो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जैसे ये एक फोर्स एक्ट करा, ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये इधर एक्ट कर रहा है। इनके नेम अगर कर दे, जैसे ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ठीक है, ये वाला F3 हो गया, F3 फोर्स हो गया, ये F4 फोर्स हो गया, ये वाला। तो अब देखो ये जो सारे फोर्सेस है ना, ये एक प्लेन में तो एक्ट कर रहे हैं, प्लेन तो एक ही है इनका। कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन। प्लेन तो एक ही है, पर क्या हो रहा है देखो, किसी एक पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है, और नॉन कॉनकरेंट मतलब किसी एक पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। ऐसे ही लास्ट देखते हैं अपन थर्ड वाला। थर्ड है आपका
नॉन कोप्लेनर, ठीक है, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉनकरेंट, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। अब ना तो एक ही प्लेन में होंगे, ना ही किसी एक पॉइंट पर एक्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है लर्न करना, या आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आगे जाके आपको इक्विलिब्रियम स्टडी करना है, और वो जो इक्विलिब्रियम आप स्टडी करोगे उसी से ही फिर आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से लर्न करना है। अब अपन थर्ड वाला देखते हैं, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट। तो देखो आप अपन देखो, ये ध्यान से देखना, एक डायग्राम में यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हम कुछ फोर्सेस को एक्ट कर देते हैं, फोर्सेस लगाते हैं। जैसे मान लो एक फोर्स ये एक्ट हो रहा है, जिसको अपन ने F1 वेक्टर से दे दिया, ठीक है। एक फोर्स इधर ये एक्ट हुआ, इसको हमने F2 वेक्टर कर दिया, ठीक है। एक फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है, इसको F3 वेक्टर कर दिया। तो आप ध्यान से देखो कि इसमें सारे प्लेन अलग अलग हैं, सब प्लेन अलग अलग है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई इस तरह से अपन कर दें कि ये डायरेक्शन तो एक्स है, ये डायरेक्शन आपकी वाई है ना, और जो तीसरी डायरेक्शन आ रही है आपकी इस तरीके से, ठीक है, ये वाली जो है ये जेड डायरेक्शन है, इस तरफ ये जेड डायरेक्शन। तो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं F1 F2 F3, ये सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। ऑल दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन्स, अलग अलग प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, और एक ही पॉइंट पर भी नहीं लग रहे। देखो ये वाला प्लेन अलग है, ये Z हो गया और ये X हो गया, तो X और Z प्लेन हो गया ऊपर वाला, सामने वाला देखो तो X और Y प्लेन हो गया। तो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे अलग अलग प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, और एक पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको इस तरह से लर्न करना है सिस्टम ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली। जब बहुत सारे जो फोर्स होते हैं, एक से ज्यादा फोर्स जो होते हैं, वो एक एक साथ एक्ट करते हैं किसी बॉडी पर, तो उसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स कितने तरीके के होते हैं, तो कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स होता है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट होता है, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। तो कोप्लेनर कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही प्लेन में है पर किसी एक पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट का मतलब होता है एक प्लेन में भी नहीं है और किसी एक पॉइंट पे भी एक्ट नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये अपने क्या कहलाते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें ही, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स, जो अपन अटेम्प्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, है ना। तो आप बस ये इस तरीके से लर्न कर लेना इसको। तो देखो ये अपने पॉइंट्स चले आ रहे थे फोर्स में, ई पॉइंट में अपन ने सिस्टम ऑफ फोर्स स्टडी करा था, ई पॉइंट, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं ई के बाद एफ पॉइंट देखते हैं, ठीक है। एफ पॉइंट में देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स। यानी आप जब मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करोगे तो कौन कौन से फोर्सेस आपके मेनली आएंगे, उसकी अपन बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स, तो मैं कुछ डायग्राम सुनाता हूँ, वो देखना आप ध्यान से और कोशिश करना समझने की। जैसे फर्स्ट फर्स्ट डायग्राम है, देखो आप यहाँ पर एक एक सरफेस है, इस तरीके की सरफेस है, और उस सरफेस पे ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। जो बॉक्स है उस बॉक्स का मास दिया हुआ है मेरे को, बॉक्स का जो मास है वो m है, ठीक है। तो इस बॉक्स का मास m है, तो आप ये बताओ मुझे कि इस पर आपको क्या लगता है कौन सा फोर्स, अगर कोई सरफेस पे m मास की मान लो आपकी बुक भी रखी हुई है, तो बुक पे कौन सा फोर्स लग रहा होता है, हाँ, कौन सा फोर्स लग रहा होता है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड।
तो सबसे फर्स्ट आप जब भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो एक फोर्स हमेशा आएगा, और वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर भी क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है W इजिकल टू mg। ठीक है, W जो है क्या है, इसका वेट है। W क्या है, वेट, इसका वेट। तो एक्चुअली अपन वेट होता क्या है, इज अ वेट इज अ वेट इज अ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, वेट इज अ ग्रेविटेशनल पुल act on every object। ठीक है, acts on every object present in earth gravitational फील्ड। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उन सब ऑब्जेक्ट्स को अर्थ जो है वो अपनी तरफ खींचती है। वो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, उस ग्रेविटेशनल पुल को ही उस बॉडी का क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, ये तो मैंने वेट बता दिया क्या हो गया, सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि दिस ग्रेविटेशनल पुल दिस ग्रेविटेशनल पुल ऑलवेज एक्ट। ठीक है, पुल ऑलवेज act towards the center of earth। ठीक है, towards the center of earth in downward direction। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे ही आप न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करो तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि एक फोर्स तो हमेशा एक्ट होगा, और वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस तरह से आपको बताना। ठीक है, तो सबसे पहला जो फोर्स, हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो फोर्स आपने स्टडी करा है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर वेट ऑफ अ बॉडी भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड जो फोर्स है, सेकंड के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। सेकंड फोर्स देखो, सेकंड फोर्स ये है कि यहाँ लिख देते हैं अपन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, या जो है इसको अपन और क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो हम इसी डायग्राम को वापस ले लेते हैं, ध्यान से देखना आप इसी यही वाले डायग्राम को, कि ये सरफेस है और इस सरफेस पर ये आपके बुक या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपने ये तो स्टडी कर लिया कि इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और ये नीचे की तरफ जो फोर्स होगा ये W इक्वल टू mg ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इस फोर्स, ये जो फोर्स है ये क्या है, एक अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स क्यों है, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो नीचे की तरफ दिख रहा है तो ये बुक जो है वो तो नीचे चली जानी चाहिए, पर ऐसा तो हो ही नहीं रहा। बुक जो है नीचे की तरफ नहीं जा रही, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर, कि ये जो बुक है, बुक या कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो जिसका मास एम है, ये क्या कर रहा है, इस टेबल पे फोर्स लगा रहा है। ये जिस टेबल या सरफेस है ना, देखो रेड कलर से कर देता हूँ, ये जहां पर भी इनका कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ब्लॉक है, ये mg फोर्स लगा रहा है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। पर ये बुक तो नीचे नहीं जा रही, तो बुक नीचे नहीं जा रही तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो इसको जो फोर्स बैलेंस करेगा, इस तरीके से इसको जो फोर्स बैलेंस करेगा उसको बोलते हैं आर। और आर जो होता है वो होता है रिएक्शन फोर्स। ये क्या होता है आपका, रिएक्शन फोर्स, या इसी को अपन बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये आएगा कब, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में किस में होंगे, कांटेक्ट में होंगे, तब आता है कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिएक्शन फोर्स और कांटेक्ट फोर्स। तो इसके कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स आएगा कब, ये आएगा जब व्हेन टू बॉडीज
व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, ये बहुत जरूरी है। दो बॉडीज जो है वो आपस में कांटेक्ट में जब आती हैं, जब भी ये कांटेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स लगेगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि दिस फोर्स दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर perpendicular to the surface in contact। जो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है उससे हमेशा ये क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। ये देखो, ये जो है यहाँ पर, ये सरफेस कांटेक्ट में है यहाँ पर, तो ये इससे कितने पर है, 90 डिग्री पर। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक डायग्राम और बनाता हूँ। ठीक है, ये देखो आप इस तरह से कि ये सरफेस है, मान लो इस तरीके से ये सरफेस है, और इस सरफेस पे कोई यही ऑब्जेक्ट है, इसको आपने जो रख दिया, ये ब्लॉक को इस तरह से रख दिया, ये इस तरह से रख दिया। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, इसमें भी इनका जो कांटेक्ट हो रहा है, मान लो इधर हो रहा है, ये रहा। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लगाऊं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से इस तरह से नीचे एम, ये W इज इक्वल टू एम जी, सीधे नीचे की तरफ बनाना है आपको, बिल्कुल सीधा नीचे। ठीक है, तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब ये ब्लॉक जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है इसमें नीचे। अब ये ब्लॉक और ये यहाँ पर कांटेक्ट में, तो ये कांटेक्ट सरफेस से 90 डिग्री पर क्या लगेगा, आपका रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स लगेगा। क्यों कांटेक्ट फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक और ये सरफेस जो है ना, ये सरफेस, ये आपस में कांटेक्ट में है। तो ये जिस जगह कांटेक्ट में, वहां पर कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा। पर कांटेक्ट फोर्स हमेशा कैसे लगता है, या ये रिएक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगता है, सरफेस से 90 डिग्री पे। तो ये आपका रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। देखो, ये यहाँ पर सरफेस से कितने डिग्री पर है, ये यहाँ, ये सरफेस है ना, ये कांटेक्ट सरफेस है। इस कांटेक्ट सरफेस से कितने पर लग रहा है, ये 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट अपन थर्ड और मैं बताता हूँ, टाइम थोड़ा सा फिनिश होने वाला है अपना, कल कंटिन्यू कर लेंगे इसको। इसमें यह है कि मान लो कोई वायर, किसी वायर या रस्सी से आपने किसी वेट को कांटेक्ट में बांध दिया इस तरह से। ठीक है, इसका अब ये इसका मास अगर m है, तो वेट कैसा एक्ट करेगा, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वेट क्या हो जाएगा, W इजिकल टू एम जी। और इसकी वजह से ये जो रोप स्ट्रिंग होती है, रोप या स्ट्रिंग, ये ध्यान रखना, ये जो है क्या है आपकी, या तो रोप हो सकती है, या कोई स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, या कोई वायर हो सकता है। ठीक है, तो अगर रोप स्ट्रिंग या वायर से किसी वेट को आपने इसे लटका दिया, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, टेंशन। उसके अंदर कौन सा फोर्स आ जाता है, टेंशन फोर्स आ जाता है, उसको टी से डिनोट करते हैं। तो अपना जो एक और फोर्स हो गया, वो कौन सा हो गया, टेंशन फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल सॉल्विंग फॉर द फाउंडेशन फिजिक्स क्लास 9। तो आप इसको अब आज से स्टडी करना स्टार्ट कर देना, नोट्स और वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, और साथ साथ में स्टडी करते रहना, ताकि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊँ तो न्यूमेरिकल भी आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये है आज के लिए, कल फिर कंटिन्यू रखेंगे, 4:15 पे ही क्लास होगी आपकी।